नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एजुकेशन पावर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कई सब्जेक्ट में आपको कवर होंगे। जो बीएड के सेशन है या शिक्षण से संबंधित जितने भी आप क्लास कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, डीएलएड का कोर्स हो, बीएड का कोर्स हो, या फिर कोई भी शिक्षण एग्जाम की बात करें या मनोविज्ञान की आप बात करें, मनोविज्ञान की क्लास के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल के आप पढ़ रहे हो, सब्सिडियरी पढ़ रहे हैं, या फिर आप 12th ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट में आप मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि जो हम नया वीडियो बनाएं उसका अपडेट आपको मिल सके। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है सृजनात्मकता। क्या है टॉपिक? टॉपिक है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, और इसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं। आप सभी जानते होंगे इसके नाम। अन्य नाम जो है आपको बहुत पुस्तकों में देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें रचनात्मकता भी आप देखेंगे कहीं कहीं, और इन्हीं का अंग्रेजी रूपांतरण जो है वह क्रिएटिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिएटिविटी, CREATIVI और TY, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्रिएटिविटी जो है सृजनात्मकता का ये अंग्रेजी नाम है, और इसमें आप देखेंगे तो सृजनात्मकता के अन्य नामों में रचनात्मकता, ठीक है। सृजनात्मकता और रचनात्मकता एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस इसके नाम अलग अलग हैं, ठीक है। सृजनात्मकता को ही रचनात्मकता बोलते हैं, और सृजनात्मकता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। हमारे साथ साथ यदि आप भी दोहराते हैं, या फिर आप जब भी हमारी क्लास को देखें, आप अपने पास एक कॉपी रखें, एक पेन जरूर रखें, ताकि जो मुख्य पॉइंट है आप उसे नोट कर सकें, और आप अगले एग्जामिनेशन में, जो आने वाला आपका एग्जामिनेशन है, उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकें, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे सृजनात्मकता जो है इसका ही अन्य नाम क्या है? रचनात्मकता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी, ठीक है, रचनात्मकता। अब हम इसके संदर्भ में थोड़ी सी जानने की बात करेंगे कि रचनात्मकता क्या है, सृजनात्मकता क्या है। तो सृजनात्मकता और जो रचनात्मकता है, इसके लिए जो कुछ मुख्य तत्व की बात हम करें, तो उस तत्व की बात में हम एक शब्द को ले सकते हैं, मौलिकता। किस शब्द को लेंगे? मौलिकता। मतलब जो सृजनात्मकता का जो तत्व है, सृजनात्मकता के तत्व में मौलिकता का तत्व प्रमुख है, ठीक है। मौलिकता, अब आपको समझ में ये नहीं आ रही होगी मौलिकता क्या है। मौलिकता को ही हम लोग नवीनता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नवीनता। मौलिकता को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नवीनता बोल सकते हैं, और यही हमारा जो है मौलिकता का अर्थ को प्रस्तुत करेगा। मौलिकता मतलब ऐसी रचना, किसी भी बालक में जो क्षमता और योग्यता होती है, किसी भी मानव में क्षमता योग्यता का कमी नहीं होता है, उसमें जो सृजनात्मकता होती है, वह सृजनात्मकता को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि इसमें ये सृजनशीलता है। उन सृजनशीलता को जानने के लिए उसमें जो एक मुख्य तत्व होता है, वह तत्व है मौलिकता, और वही तत्व का जो है नाम हम लोग क्या कह सकते हैं? नवीनता भी कह सकते हैं। नवीनता तो आप सभी को समझ में आ रही होगी, लेकिन मौलिकता आपको समझ में नहीं आ रही होगी। मौलिकता या नवीनता से ये तात्पर्य है, जब भी कोई बच्चा या कोई बालक, कोई भी व्यक्ति नवीन रचना करता है, ऐसी रचना जो समस्त संसार के लिए नया हो, सिर्फ उसके लिए नया ना हो बल्कि समस्त संसार के लिए नया हो, और ऐसी रचना जो नवीन हो, समस्त संसार में वैसा रचना ना हुआ हो, तो ये क्या है? यही तो सृजनात्मकता है, यही रचनात्मकता है। और मौलिकता मतलब ये उसका मौलिक विचार है, इस विचार में किसी अन्य विचार का सम्मिश्रण नहीं है, इस विचार में किसी भी अन्य जो है चीज़ों को नहीं लिया गया है। ये सिर्फ उस व्यक्ति का विचार है जिसने इसका सृजन किया है, जिसने इसको बनाया है। तो ये नवीनता को जो है प्रदर्शित करता है, कि जिसमें नवीनता है वह सृजनात्मकता को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसमें हम एक चीज़ को और जानेंगे कि जो नवीनता का तत्व जो इसमें दिया गया है, सृजनात्मकता में नवीनता का तत्व दिया गया है, तो क्या कोई भी लड़का या फिर कोई भी व्यक्ति जो नवीन रचना कर देता है, किसी भी चीज़ का नवीन रचना कर दिया, ऐसा नवीन रचना जो समस्त संसार के लिए नया है, तो वो क्या कहलाएगा?
वो सृजनात्मकता कहलाएगा, वो क्रिएटिविटी कहलाएगा, वही रचनात्मकता कहलाएगा। लेकिन रचनात्मकता कहलाने के लिए भी कुछ इसके और तत्व हैं जिसको हम लोग अभी जानते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने बताया आपको मौलिकता के तत्व, और दूसरा तत्व जो है सृजनात्मकता को परिपूर्ण करने के लिए, वह तत्व क्या है? उपयोगिता। क्या है? उपयोगिता। कोई भी बालक कोई ऐसी वस्तु का निर्माण कर देता है जो समस्त संसार के लिए नया है, तो बिल्कुल वह सृजनशीलता है, मगर वह सृजनशील तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि हमारे समाज में, हमारे देश में उसका उपयोग ना हो। किसी व्यक्ति के लिए उसका उपयोग यदि नहीं होता है, कोई ऐसी वस्तु का निर्माण हम करते हैं, तो वह सृजनशीलता नहीं कहलाई। सबसे मेन बात आपको याद रखना है, मुख्य बातें याद रखनी है आपको, कि जो मौलिकता है, जिसमें मौलिकता है, जिसमें नवीनता है, जिसमें जो है बिल्कुल नया है, संसार के लिए, समस्त समाज के लिए नया है, वह क्या है? वही सृजनशीलता है। लेकिन उसमें भी एक मुख्य बातें हैं जो है उपयोगिता। कौन सी बातें हैं? उपयोगिता। यदि उपयोगिता नहीं होगी तो वह सृजनशीलता नहीं कहला सकती है। सृजनशीलता को संपूर्ण करने के लिए मौलिकता में उपयोगिता का होना आवश्यक है। तो ये हमने जो देखा, सृजनात्मकता के कुछ मुख्य तत्वों को देखा, जिसमें मौलिकता का तत्व, उपयोगिता का तत्व हमने देखा। अब आप इसमें देखेंगे जो मौलिकता है, जिसमें नवीनता है, और यही उपयोगिता के तत्व को यदि फॉलो कर रहा है, समाज में उसका उपयोग हो रहा है, देश में उसका उपयोग हो सकता है, तो वह क्या है? वह सृजनात्मकता है। ठीक है, अब हम अगले तत्व की बात करते हैं। अगले तत्व में आप देखेंगे एक, यहाँ पे हम एक कथन भी ले लेते हैं थोड़ा सा। मेंडलिक महोदय ने एक कथन दिया है। मेंडलिक ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एक कथन दिया कि कोई भी बच्चा जब ऐसा निर्माण करता है कि जो समस्त समाज के लिए नया होता है, समस्त दुनिया के लिए नया होता है, और उसका उपयोग हमारे समाज में है, तो ही वह सृजनशीलता है, क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग इसमें पढ़ेंगे थोड़ी सी परिभाषाओं को, सृजनात्मकता के परिभाषाओं को। क्योंकि हम लोग सृजनात्मकता के जो अर्थ हैं उसको लगभग हमने समझ लिया है कि सृजनात्मकता क्या है। इतनी चीज़ें जानने के बाद आप में थोड़ा भी संशय नहीं रह जाता है कि सृजनात्मकता क्या है। आप जब इसको पढ़ेंगे, एक बार हमारी इस वीडियो को देखेंगे, तो आपके अंदर की सारे जितने भी आप में दिक्कतें आ रही है इसके संबंध में, सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि मैंने इसमें संपूर्ण रूप से आपको बताने का प्रयास किया कि सृजनात्मकता वह नवीन रचना है जो समस्त समाज के लिए, समस्त संसार के लिए, समस्त जगत के लिए नया है, जिसमें आप किसी की भी कॉपी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कॉपी नहीं है, वो बिल्कुल आपकी रचना है, आपकी मौलिक रचना है। और वो जो समाज में उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी तत्व है। तो ये जो सृजनात्मकता है मुख्य रूप से दो तत्वों पर निर्धारित करती है। और जो पहला तत्व है वो क्या है? उपयोगिता है। पहला तत्व मौलिकता है, और नवीनता है जो आपकी मौलिक रचना है, जो आपकी स्वयं की रचना है। इसमें किसी और का कोई भी योगदान नहीं होता है। तो ये सिर्फ जो आपकी रचना है जिसमें किसी और का कोई योगदान नहीं है, ये क्या है? यही तो मौलिकता है, यही नवीनता है। जो आप रचना करते हैं वो समस्त समाज के लिए नया होता है, और जो समस्त समाज के लिए नया होता है वह सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। लेकिन उसमें एक तत्व को हम लोग सम्मिलित करना नहीं भूलें कि उपयोगिता का तत्व उसमें सम्मिलित होना चाहिए। समाज के लिए नया होने के साथ साथ उसका समाज में उपयोग भी होना चाहिए। यदि उसका समाज में कोई उपयोग नहीं है तो वह नवीनता किसी काम का नहीं है, वह नवीनता आपके लिए उपयुक्त नहीं है, और वो सृजनात्मकता के अंतर्गत नहीं आएगा। समझ गए? अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके परिभाषाओं की ओर चलेंगे। तो सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता वह नवीन रचना है जिसमें मौलिकता होती है। क्या होती है? मौलिकता होती है, और जो बिल्कुल नवीन होता है, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि समस्त समाज के लिए। वो किसी का टू कॉपी नहीं होता है, किसी की भी कॉपी नहीं होती है, मौलिक होता है और नवीन होता है। इसके बाद उसमें एक तत्व सम्मिलित होता है। कौन सा तत्व है? उपयोगिता का तत्व।
अब हम लोग थोड़ी इसकी परिभाषा के संदर्भ में चलते हैं। किसकी परिभाषा की बात हम लोग कर रहे हैं? सृजनात्मकता, रचनात्मकता या फिर क्रिएटिविटी। तो यहाँ देखिए परिभाषाओं में हम लोग देखेंगे, जेम्स ड्रेवर महोदय एक परिभाषा देते हैं और क्रो एंड क्रो के अनुसार एक परिभाषा हम लोग देखेंगे, और एक परिभाषा जो है सृजनात्मकता के अर्थ की तो हम लोगों ने बात कर ली। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दो परिभाषाओं को, जेम्स ड्रेवर के अनुसार और एक हम क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषाओं को देख लेंगे। तो जेम्स ड्रेवर आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें। जेम्स ड्रेवर जो इसके संदर्भ में परिभाषा देते हैं, किसके संदर्भ में? ये संदर्भ है सृजनात्मकता की संदर्भ, सृजनात्मकता में इनका परिभाषा, इनका योगदान। देखें, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में अनिवार्य रूप से होती है। इन्होंने कहा कि जो है सृजनात्मकता मुख्यतः, क्या कहा इन्होंने? सृजनात्मकता मुख्यतः, सृजनात्मकता क्या है? मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में, नवीन रचना या उत्पादन में, नवीन रचना या उत्पादन में क्या है? अनिवार्य रूप से होती है, अनिवार्य रूप से होती है। इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि जेम्स ड्रेवर महोदय ने अपनी परिभाषा के माध्यम से सृजनात्मकता को कैसे परिभाषित करने का प्रयास किए। उन्होंने क्या बताया सृजनात्मकता के संदर्भ में, और ये जो परिभाषा है किस प्रकार दी गई है। देखें, सबसे पहले यहाँ पे जेम्स ड्रेवर महोदय जो सृजनात्मकता के संदर्भ में अपनी परिभाषा देते हैं, वे बताते हैं कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में अनिवार्य रूप से होती है। बिल्कुल सही। जब भी हम कोई नवीन रचना करते हैं या फिर कोई नए ऐसे जो है वस्तु का निर्माण कर देते हैं, कोई ऐसे नए सामान का निर्माण कर देते हैं जो सिर्फ आपके लिए ही नया ना हो बल्कि समस्त समाज के लिए नया हो, वह बिल्कुल भी कॉपी नहीं होता है। आपकी नवीन रचना आपका मौलिक होता है, और नवीन रचना होती है उत्पादन में अनिवार्य रूप से होती है। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन, जो हम नवीन रचना करते हैं या फिर किसी सामान का निर्माण कर देते हैं, उत्पादन कर देते हैं, तो उसमें क्या होती है? अनिवार्य रूप से सृजनात्मकता मौजूद होती है। ये किसने कहा? ये जेम्स ड्रेवर महोदय ने जो है परिभाषा दी, किसके संदर्भ में? सृजनात्मकता के संदर्भ में। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी क्रो एंड क्रो के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के बारे में मैंने पहले वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि क्रो एंड क्रो जो दो नाम आप यहाँ पे देखते हैं, ये दो नाम क्या एक ही व्यक्ति का है? क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, ये एक पति है और एक पत्नी है। ये दोनों ने मिलकर बहुत सारी परिभाषाएं दी है, जो मैंने इनसे पहले भी आपको एक बताई थी और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्रो एंड क्रो ने यहाँ पे सृजनात्मकता की परिभाषा दी है, उससे पहले बहुत सारी परिभाषाएं दी जो अन्य चीज़ों के लिए दी गई थी। अभी हम लोग क्रो एंड क्रो की जो है ये परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। सृजनात्मकता के संदर्भ में इसका क्या परिभाषा था? तो इन्होंने कहा सृजनात्मकता क्या है? मौलिकता। इन्होंने सृजनात्मकता में मौलिकता को लिया, मौलिकता के परिणामों को, मौलिकता के परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। व्यक्त करने की एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। किन्होंने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा कि सृजनात्मकता जो है मौलिकता के परिणामों को, मौलिकता के परिणाम को, जैसे हम किसी रचना को करने का प्रयास कर रहे हैं,
तो मौलिकता का जो हम कोशिश कर रहे हैं, अपने नवीन रचना का जो प्रयास कर रहे हैं, उसका कुछ न कुछ परिणाम तो निकलना ही है। तो मौलिकता के जो परिणाम होते हैं उसको व्यक्त करने की, अभिव्यक्त करने की, व्यक्त की जगह पे आप अभिव्यक्त भी लिख सकते हैं, या उजागर करने की, प्रदर्शित करने की, किसी भी चीज़ को हम यहाँ सम्मिलित कर सकते हैं। तो मौलिकता, सृजनात्मकता जो है मौलिकता के परिणाम को अभिव्यक्त करने की एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है जो नवीनता में पाई जाती है। किसी भी वस्तु की नवीनता या फिर नए चीज़ बनाने में इसका आप देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप। तो क्रो एंड क्रो का ये परिभाषा था कि सृजनात्मकता मौलिकता के परिणाम को अभिव्यक्त करने की, प्रदर्शित करने की जो है एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। और मानसिक प्रक्रिया से तात्पर्य क्या होता है, मानसिक प्रक्रिया से तात्पर्य ये होता है जब भी हम कोई निर्माण करते हैं तो उसमें हमारे जो है शारीरिक उपकर्म काम करने के साथ साथ अधिक से अधिक हमारा मानसिक उपकर्म ही काम करता है। यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है, अगर हमारा मस्तिष्क सृजनशील है तो ही हम सृजनशीलता का जो है निर्माण कर सकते हैं, उसको जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो जो दो परिभाषाएं हमने आप सभी के सामने रखने का प्रयास किया, जो जेम्स ड्रेबर महोदय के लिए मैंने रखा। जेम्स ड्रेबर महोदय और जो है क्रो एंड क्रो का ये परिभाषा किसके संदर्भ में है, सृजनात्मकता के संदर्भ में मैंने यहाँ पे रखा। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो कुछ इसके मुख्य तत्व हैं। किसके मुख्य तत्व की बात कर रहे हैं हम लोग, सृजनात्मकता की। आज जो हम लोगों का कक्षा ये चल रहा है, आज जो हम लोगों का क्लास चल रहा है ये सृजनात्मकता पर जो है रखा गया है। और इसमें हम लोग अभी बात कर रहे थे परिभाषा के संदर्भ में। अब जो है हम आगे बात करेंगे इसके कुछ मुख्य तत्व क्या क्या हैं जो सृजनात्मकता को प्रदर्शित करने में सहायक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। आप लोग हेडिंग बनाएंगे सृजनात्मकता के आवश्यक तत्व या फिर सृजनात्मकता के तत्व, ये दोनों में कुछ भी हेडिंग आप लोग बना लीजिए। यदि कॉपी आपने निकाला हुआ है तो ज़रूर लिखें, क्योंकि एक बार आप सुनेंगे, एक बार लिखेंगे, आपको साथ साथ याद होते चला जाएगा। बाद में आपको पुनः प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए सृजनात्मकता के तत्व लिख लीजिए आप लोग, मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ। सृजनात्मकता के तत्व, एक व्यक्ति में सृजनशीलता आए इसके लिए क्या क्या आवश्यक है, कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सृजनात्मकता के तत्व के अंतर्गत आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे मैं पहला लिख रहा हूँ सृजनात्मकता के तत्व में पहला तत्व मौलिकता का तत्व, जो मैंने वहाँ पे बताया था पहले। कौन सा तत्व बताया था, मौलिकता का। तो ये क्या है, पहला तत्व है। सृजनशीलता तभी कहलाएगी, सृजनात्मकता तभी कहलाएगी जबकि किसी की रचना, वह रचना मौलिक हो, किसी का कॉपी नहीं हो, तभी वो क्या कहलाएगा, सृजनात्मकता कहलाएगा। ये तत्व इसमें विद्यमान होनी चाहिए, तभी ये तत्व क्या कहलाएगी, सृजनात्मकता कहलाएगी, रचनात्मकता कहलाएगी, क्रिएटिविटी कहलाएगी। तो पहला तत्व कौन सा तत्व हमने देख लिया, मौलिकता का तत्व। अब दूसरा तत्व यहाँ पे देखें आप, धारा प्रवाह। धारा प्रवाह, अब कहेंगे धारा प्रवाह क्या है, इसको समझना है, हम लोग सभी को इसको समझना है कि धारा प्रवाह क्या है। आखिर सृजनात्मकता में धारा प्रवाह का तत्व किस लिए समाहित किया गया है। धारा प्रवाह एक व्यक्ति में वह योग्यता है जिसे कोई शब्द या कोई टॉपिक देने के बाद वह उसका विस्तृत रूप में उल्लेखित करने लगता है, विवेचना करने लगता है, उसमें धारा प्रवाह होती है। किसी भी शब्द के संदर्भ में या फिर किसी भी टॉपिक के संदर्भ में विवेचन शक्ति का इतना विकास उसमें होता है कि उसके शब्द भंडार कम नहीं होते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, धारा प्रवाह कहते हैं। उसमें धारा प्रवाहिता होती है किसी भी तत्व के संबंध में, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, धारा प्रवाह, जो सृजनात्मकता के तत्व में सम्मिलित किया गया है। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इसके तीसरे तत्व के बारे में। तो तीसरा तत्व हम लोग देखते हैं इसमें क्या है और इसके संदर्भ में क्या कहा गया है। तो तीसरे तत्व के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो दिया गया है
विविधता। अब आप कहेंगे विविधता क्या है? विविधता, विविधता तो कई प्रश्न पत्रों में आपने देखा होगा। अब विविधता आप कई पुस्तकों में भी पढ़े होंगे, जैसे कोर्स फॉर में भी विविधता से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, और बहुत सारी पुस्तकों में विविधता तो हमेशा आप लोग देखते ही रहते हैं। ये समाज भी विविधता का समाज है और ये देश भी विविधता का देश है। तो हम लोग यहाँ विविधता की बात करते हैं सृजनात्मकता में। सृजनात्मकता में क्या विविधता है? सृजनात्मकता में जो विविधता होती है, यह विविधता हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं कि जैसे एक बालक किसी भी चीज़ का सृजन करता है तो उसी प्रकार दूसरे बालक भी वैसे ही चीज़ का सृजन नहीं करता है। उसमें अंतर होता है, उसमें डिफरेंस होता है, समझ गए? तो ये विविधता जो है, विविधता के तत्व को प्रदर्शित करता है। कौन? विविधता के तत्व को कौन प्रदर्शित करता है? सृजनात्मकता। ठीक है, इसके अंतर्गत किसी भी प्रश्न के लिए विविधता के अंतर्गत आप देखेंगे, या फिर इसको विविधता को एक और रूप में हम लोग समझ सकते हैं। तो विविधता में आप देखेंगे कि कोई जो प्रश्न होता है, कोई प्रश्न यहाँ पे दिया गया, तो सृजनात्मकता क्या होता है? उस प्रश्न के लिए अलग अलग छात्रों से जब प्रश्न किए जाते हैं तो उसका उत्तर भी अलग अलग प्रकार का होता है। प्रश्न एक ही है, लेकिन जब उसका हम उत्तर लेते हैं तो प्रत्येक का उत्तर क्या होता है? अलग होता है। ये इसका क्या है? तत्व है। और आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो काम करता है ये बिल्कुल अपसारी चिंतन पर कार्य करता है। अपसारी चिंतन पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? अपसारी चिंतन पर कार्य करता है। इसीलिए ये क्या है? एक प्रश्न का उत्तर अलग प्रकार से आता है, अनेक प्रकार से आता है। यदि तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, या फिर हम किसी से पूछ लें कि बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी किसी से पूछें तो वह बच्चा जो बताएगा वह बताएगा पटना, और दूसरे लड़का से पूछें तो वह भी क्या बताएगा? पटना। तीसरे से पूछें तो भी क्या बताएगा? पटना, क्योंकि ये तथ्यात्मक जानकारी है और इसका बदलाव संभव नहीं है। लेकिन इसी स्थान पर यदि मैं एक प्रश्न कर लूं, बिहार के संदर्भ में आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं, तो आप इस प्रश्न का उत्तर जो देखेंगे बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि प्रत्येक छात्रों में इसके लिए अलग अलग समझ विकसित है और प्रत्येक छात्र इसका उत्तर अलग अलग प्रकार से देने का प्रयास करते हैं। और यही हमारे यहाँ पे सृजनशीलता को प्रदर्शित करता है। किस छात्र में कितनी सृजनशीलता है ये यहाँ पे आपको दिखता है। तो यही विविधता को मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा था कि विविधता का अर्थ ये होता है कि जो है उसका प्रश्न का उत्तर, यदि हम किसी प्रकार के प्रश्न करते हैं तो सभी में अलग अलग प्रकार की उत्तर प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें देखेंगे चौथे नंबर का है ये संवेदनशीलता। दोस्तों संवेदनशीलता क्या है? इसके संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि सृजनशीलता के तत्व में जो मुख्य तत्वों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला तत्व हम लोगों ने कहा मौलिकता का तत्व, दूसरा क्या कहा? धारा प्रवाह, और तीसरा तत्व था विविधता का तत्व। चौथे तत्व की जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं संवेदनशीलता। आखिर संवेदनशीलता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जान लेते हैं। संवेदनशील जो होता है, जो बालक संवेदनशील होता है वह अपने आप पर विचार करता है, अपने गलतियों को जानता है कि हमने कहाँ गलती की है, उस गलती का पहचान करने की क्षमता उसमें होती है, योग्यता उसमें होती है। यही संवेदनशीलता, यही चीज़ें संवेदनशील कहलाती है। वह लड़का संवेदनशील होता है जो सृजनात्मक होता है, जिसमें सृजनात्मक शक्ति का भरपूर विकास होता है। तो संवेदनशील से हमारा मतलब यही है कि वह अपने गलतियों को पहचानता है, अपने अच्छे और जो उसमें गलतियां उसमें हुई है उस गलतियों को वह पहचानता है। ये संवेदनशीलता का तत्व उसमें विद्यमान होता है। ये तत्व के अंतर्गत हमने एक पहला तत्व पढ़ा मौलिकता, दूसरा तत्व हमने पढ़ा धारा प्रवाह, तीसरा तत्व हमने क्या पढ़ा? विविधता, चौथा तत्व हमने क्या पढ़ा? संवेदनशीलता। क्या पढ़ा हमने? संवेदनशीलता। और जो धारा प्रवाह, या फिर इसको हम लोग एक और तत्व के रूप में देख सकते हैं, यदि आप इसे भूल जाएं तो इसको भी देख सकते हैं विस्तार। इसमें विस्तार होता है, जो सृजनात्मक होता है उसमें क्या होता है? विस्तार होता है। और विस्तार उसमें इसलिए होता है क्योंकि वह सृजनशील होता है। विस्तार के तत्व को समाहित किया हुआ है सृजनात्मकता, और इसका अर्थ यह होता है
कि किसी भी टॉपिक पर या फिर मैंने यहाँ भी बताया था धारा प्रवाह में, कोई भी शब्द या फिर कोई भी टॉपिक जो कोई छात्र को दी जाती है वो इस पर बहुत ज़्यादा बोलने का कैपेसिटी रखता है और नवीन नवीन चीज़ों को उसमें समाहित करने का भी उसमें शक्ति होता है, सर्वशक्ति होता है। तो ये उसमें विस्तारित देखने के लिए मिलेगा आपको। शब्द का कोई शब्द आप उसको दे देंगे, वह बहुत देर तक उस पर बोल सकता है। उसमें विस्तारित करने की क्षमता, योग्यताओं का अत्यधिक भंडार होता है। उसमें जो है टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर जो है विस्तार करने का अत्यधिक क्षमता और योग्यता होती है। तो ये जो है अपने अंदर सृजनात्मकता के तत्व के अंतर्गत विस्तार के तत्व भी महत्वपूर्ण हैं। इन चीज़ों को आप लोग अपने कॉपी पर, अपने जो नोटबुक हैं आपको नोट कर लें, ये एग्जामिनेशन में काफ़ी उपयोगी होगा। अब हम लोग बात करते हैं लचीलापन की। लचीलापन। अब लचीलापन से क्या तात्पर्य है? लचीलापन से तात्पर्य ये होता है, या फिर हम इसको पुनः परिभाषीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पुनः परिभाषीकरण। ठीक है। लचीलापन अर्थात ये होता है, सृजनशीलता में आपको यह देखने के लिए मिलेगा, जो सृजनशील बालक है जिसमें सृजनात्मकता का गुण है, उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा जब आप उससे कोई भी प्रश्न करेंगे। मैंने माना एक ही प्रश्न मैंने उससे पूछा, मान के चला यही प्रश्न मैंने पूछा बिहार के संदर्भ में आप क्या जानते हैं। एक ही छात्र से मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ और ये प्रश्न जब मैं उनसे 1 बार 2 बार 3 बार कर रहा हूँ तो प्रत्येक बार इसी प्रश्न के लिए उसका उत्तर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। यानी कि उसमें निश्चितता नहीं होती है। जितना बार वो इस प्रश्न का उत्तर देगा उतनी बार उसमें भिन्नता आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये लचीलापन होता है। जैसे हमारा संविधान कठोर है लेकिन लचीला है, मतलब उसमें संशोधन करना संभव है। इसी प्रकार से जो आप यहाँ पे देखेंगे, जो सृजनात्मकता का तत्व है, सृजनात्मकता होती है, सृजनशीलता होती है, ये भी क्या है? लचीलापन है। लचीलापन के तत्व को ये अपने अंदर समाहित किए हुए। इसमें आप देखेंगे एक ही प्रश्न के लिए, एक ही प्रश्न यदि हम एक छात्र से बार बार करते हैं तो वह एक ही प्रश्न के लिए उत्तर बार बार अलग अलग प्रकार से देता है। तो हम समझ सकते हैं कि उसमें सृजनात्मकता है, उसमें रचनात्मकता है, मौलिकता है, नवीनता है, सृजनशीलता है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके संदर्भ में सृजनात्मकता की प्रकृति के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं? अभी मैंने सृजनात्मकता के तत्व आप सभी को पढ़ाया। सृजनात्मकता, रचनात्मकता और क्रिएटिविटी, ये सभी एक ही नाम है। कोई भी पुस्तक में यदि आपको मिले तो घबराना नहीं है। सृजनात्मकता, रचनात्मकता और क्रिएटिविटी। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा इसके सृजनात्मकता की प्रकृति को। सृजनात्मकता की प्रकृति के संदर्भ में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूँ तो क्लास लंबा हो रहा होगा, फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी प्रकृति के संदर्भ में। सृजनात्मकता के संदर्भ में हम कह सकते हैं, आप लोग लिखते जाएंगे तो बेटर होगा, कि सृजनात्मकता के संदर्भ में हम कह सकते हैं सृजनात्मकता जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार के होते हैं। जन्मजात और अर्जित होती है, ये इसकी प्रकृति है। सृजनात्मकता जन्मजात और अर्जित होती है। जैसे कोई भी बालक का माता पिता काफ़ी सृजनशील विचार के होंगे तो उसके बच्चों में इस प्रकार के गुण आने की संभावना रहती है, जो वंशानुक्रम के द्वारा उसमें आ जाती है। तो जन्मजात गुण इसमें विकसित होते हैं, जन्मजात गुण जो है इसमें समाहित होते हैं सृजनात्मकता में। ये क्या है? इसकी प्रकृति है।
ये इसकी प्रकृति है और प्रकृति कभी बदला नहीं जा सकता। तो यह प्रकृति बताने का प्रयास कर रहा है कि सृजनात्मकता जन्मजात और अर्जित होती है। ये हमारा एक जो है प्रकृति हो गया, किसके संदर्भ में, क्रिएटिविटी के संदर्भ में, सृजनात्मकता के संदर्भ में। अब दूसरी प्रकृति इसकी क्या है, दूसरी प्रकृति की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दूसरी प्रकृति में हम लोग देखें तो सृजनात्मकता के लिए, किसके लिए, सृजनात्मकता के लिए बुद्धि का सामान्य स्तर होना क्या है, आवश्यक है। सामान्य स्तर होना आवश्यक है। अब सामान्य स्तर होना क्यों आवश्यक है? अब आप कहेंगे कि जो सृजनशील बालक है उसमें बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती होगी। तो दोस्तों ऐसा जो भ्रम आप अंदर पाल रखे हैं इसको हटा दीजिए, क्योंकि सृजनात्मकता के लिए बुद्धि का सामान्य स्तर जो है होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई इससे ज़्यादा बुद्धि लब्धि का होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा बुद्धि लब्धि का बालक सृजनशील हो सकता है, ज़्यादा बुद्धि लब्धि का बालक सृजनशील हो सकता है, लेकिन सृजनशील बालक ज़्यादा बुद्धि लब्धि का होगा ये बात सही नहीं है। ठीक है, आवश्यक नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बालक सृजनशील है उसमें बुद्धि लब्धि काफ़ी अधिक हो या फिर वो बुद्धि में काफ़ी आगे हो। सामान्य स्तर की जो बुद्धि लब्धि होते हैं वे बालक भी सृजनशील होते हैं। ये यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। और ये जो है सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का क्या है, प्रकृति है। अब हम लोग अगले प्रकृति की चर्चा करेंगे। अगला प्रकृति में इसमें दिया हुआ है, मैंने अभी बताया सृजनशील बालक प्रतिभाशाली हो। सृजनशील बालक प्रतिभाशाली हो यह आवश्यक नहीं है। प्रतिभाशाली हो ये क्या है, आवश्यक नहीं है। सृजनशील बालक को प्रतिभाशाली होना आवश्यक नहीं है। अगर वो प्रतिभाशाली नहीं है तो भी उसमें सृजनशीलता का गुण हो सकता है, सृजनशीलता उसमें आ सकती है। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो प्रतिभाशाली जो व्यक्ति है, बालक है, प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो सकते हैं। सृजनशील बालक प्रतिभाशाली हो यह आवश्यक नहीं है। सृजनशील बालक प्रतिभाशाली हो यह आवश्यक नहीं है। प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो सकते हैं, ये इसके प्रकृति के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, इसमें सामान्य बुद्धि का सामान्य स्तर होना आवश्यक है। जरूरी नहीं कि उसमें बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा होगी तभी वह प्रतिभाशाली बालक होगा, तभी वो उसमें सृजनात्मकता होगी, इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम लोग अगले जो प्रकृति की ओर देखते हैं। अगला प्रकृति इसमें दिया है सृजनशीलता के लिए बुद्धि और सृजनात्मकता का सहसंबंध आवश्यक है। समझ रहे हैं, सहसंबंध क्या है, आवश्यक है। किस चीज़ के लिए, सृजनशीलता के लिए। बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच कैसा होना चाहिए संबंध, सहसंबंध होना चाहिए। यदि किसी भी छात्र में सामान्य स्तर से कम बुद्धि है तो वह छात्र सृजनशील होगा, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। यानी कि सृजनात्मकता जिस व्यक्ति में हो उसके लिए बुद्धि का एक सामान्य स्तर होना आवश्यक है। सामान्य स्तर से कम वाले छात्र सृजनशील नहीं हो सकते, उसमें एक बुद्धि का सामान्य स्तर चाहिए ही चाहिए। सामान्य स्तर से अधिक हो सकते हैं, लेकिन सामान्य स्तर से यदि कम उसमें बुद्धि लब्धि है तो वह सृजनशील नहीं हो सकता। ठीक है, ये तत्व यहाँ पे हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहा है कि सृजनशीलता के लिए बुद्धि और सृजनात्मकता का सहसंबंध होना क्या है, आवश्यक है। इसके बाद जो है सृजनात्मकता अपसारी चिंतन
सृजनात्मकता अपसारी चिंतन पर आधारित होता है। किस चिंतन पर आधारित होता है? अपसारी चिंतन पर आधारित होता है। कौन कौन होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन पर आधारित होता है। किस चिंतन पर आधारित होता है? अपसारी चिंतन पर। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपसारी चिंतन पर। अपसारी चिंतन क्या है, तो हम लोग इसके संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अपसारी और अभिसारी दो चीज़ें दोस्तों, हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस के अनुसार। मान के चलिए ये अपसारी है और ये अभिसारी, ये दोनों चिंतन के प्रकार हैं। तो अपसारी जो लेंस होती है, इसको लेंस के अनुसार हम लोग समझ सकते हैं। इस प्रकार का एक लेंस होता है, ये अपसारी लेंस है। और जो एक लेंस इस प्रकार का होता है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो इस प्रकार का लेंस होता है, दो प्रकार का लेंस होता है, अपसारी और अभिसारी। इसमें आप देखें 3 लाइनें इसमें मैं खींचता हूँ, तो 3 अगर इधर से उसमें प्रकाश डाली गई तो ये प्रकाश जो है इस प्रकार से अलग अलग दिशा में गमन करेगी। लेकिन जब हम इस पे 3 प्रकाश डालते हैं तो ये तीनों सीधी दिशा में गमन करती है। अर्थात जो हमारा सृजनात्मकता है वह किस पे आधारित है? अपसारी चिंतन पर आधारित है। मैंने बताया था एक ही प्रश्न के लिए, एक ही प्रश्न को जब हम उनसे बार बार पूछते हैं या फिर अलग अलग छात्रों से पूछते हैं तो उत्तर भी क्या होते हैं? अलग अलग प्राप्त होते हैं। सभी छात्र के अलग अलग उत्तर प्राप्त होते हैं। लेकिन जब एक ही प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न पूछा जाता है तो उसके उत्तर सभी एक समान देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सृजनशीलता है, सृजनात्मकता है, ये किस पे आधारित है? ये हमारा अपसारी चिंतन पर आधारित है। किस चिंतन पर आधारित है? अपसारी चिंतन पर आधारित है। और अपसारी चिंतन जो है ये विस्तृत होता है, ये विस्तृत चिंतन होता है। ठीक है, अपसारी चिंतन क्या होता है? विस्तृत चिंतन होता है। और जो हमारा सृजनशीलता है, सृजनात्मकता है, ये किस पे आधारित है? अपसारी चिंतन पर आधारित है, ना कि अभिसारी चिंतन पर आधारित है। ठीक है, रचनात्मकता में आप लोग यहाँ पे देखें थोड़ी सी रचनात्मकता। रचनात्मकता या सृजनात्मकता दो तत्व पे आधारित होती है, जो मैंने पहले बताया। ये इसकी क्या है? प्रकृति है। जैसे नवीनता प्लस उपयोगिता। ठीक है, नवीनता प्लस उपयोगिता। जिसमें नवीनता है, जिसमें मौलिकता है, वही क्या है? सृजनशीलता है। और जो समाज के लिए, देश के लिए नया हो, जिस सिर्फ उसके लिए नया नहीं बल्कि समाज के लिए, देश के लिए और संपूर्ण जगत के लिए जो नया होता है वही क्या होता है? नवीनता होती है। उसमें नवीनता होती है और वह मौलिकता होती है और समस्त समाज के लिए उपयोगी हो। ऐसा सृजन जो समस्त समाज के लिए नया हो और समस्त समाज के लिए उपयोगी हो, वही सृजनात्मकता कहलाएगा, अन्य सृजनात्मकता नहीं कहलाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि सृजनशीलता क्या है, सृजनशीलता के संदर्भ में हमने जाना। इसके बाद जो है हम उसके जो मूल तत्वों को जाने, मुख्य तत्वों को जाने, और इसके बाद हम उसकी थोड़ी प्रकृति के संदर्भ में चर्चा किए। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि कोई गलती होती है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें, उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं आप सभी से। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप सभी के साथ बने रहें इस चैनल के साथ।